होगी तो क्लास टाइम पे शुरू होगी, क्योंकि ये इस वीक में हमारी क्लासें खत्म होना शुरू हो जाएंगी कैफ की। तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। ले बेटा, याद करें आज हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करना था। ऑर्गेनाइजेशन का पता चल गया था किसको बोलते हैं, मतलब किसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने ये कहा है कि जहां पर भी दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर ये काम कर रहे हो, कोई किसी कॉमन मकसद के लिए इकट्ठे हों, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। तो बेटा अब ऑर्गेनाइजेशन देखो, जहां पे भी लफ्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो कम से कम हर लफ्ज का मतलब आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चे, नहीं तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं होना। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगेन यहाँ पे कोई एक बंदा काम नहीं कर रहा होगा, बड़े सारे लोग मिलकर काम कर रहे होंगे, लेकिन उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होगा। उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होगा। देखो जहां पे लफ्ज बिजनेस बोलते हैं ना, बिजनेस तो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब क्या होता है कि आप प्रॉफिट कमाने के लिए कोई इदारा बना रहे हो या कोई अकेले काम कर रहे हो, लेकिन मकसद आपका क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो लफ्ज होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब उसका मकसद क्या होगा, प्रॉफिट कमाना। लेकिन जहां पे उसने खुद लिख रखा है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये कोई लोग पागल हैं, हम यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि कल पैसा इकट्ठा कर सकें, तो सर ये लोग ये जो भी मेहनत कर रहे होंगे इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होगा, तो फिर इनके घर बार कैसे चलेंगे। बेटा अपने आप को तनख्वाहें देते हैं, वो तनख्वाहें देंगे वहां पे काम करने का, लेकिन उनका मकसद प्रॉफिट कमाने का मतलब वो जो सर्विस दे रहे होंगे या जो गुड्स दे रहे होंगे उसके ऊपर उनकी कमाने की इरादा नहीं होगा। तो सर फिर इनको पैसा कहाँ से मिलेगा। अगली बात है कि जब वो पैसा, मान लो कि जब वो कमा नहीं रहे, क्योंकि प्रॉफिट कमाना उनका मकसद नहीं, तो जब कमा नहीं रहे तो सर फिर इनके पास पैसा आएगा कहाँ पे। और जब पैसा ही ना हो, बेटा जो मर्जी हो ऑर्गेनाइजेशन, जब लफ्ज ऑर्गेनाइजेशन आ जाए ना, ऑर्गेनाइजेशन बगैर पैसों को नहीं चलती है, उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, और चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, पैसा तो उसके लिए चाहिए होगा। सर देखो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो मेरे बच्चे, एक तो जो मालिक है वो पैसा लगाते हैं उसके अंदर, उसके बाद दोबारा उस बिजनेस से कमा कमा के हम पैसा दोबारा उसी बिजनेस में लगाते हैं। यही दो तरीकेकार होते हैं। लेकिन जहां पे प्रॉफिट आना ही नहीं कभी भी, तो फिर वहां पे कैसे। अब जस्ट एग्जांपल अगर वैसी बात कर लें, अगरचे आपका आई कैप उस तरह का नहीं है, लेकिन फिर भी जो आई कैप है उसको भी हम कहते हैं ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। समझाने के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि उसका लेकिन है भी नहीं उसका मकसद कि वो प्रॉफिट कमाए, लेकिन उसके बावजूद उसके पास जो मान लो कि पैसा है वो बिलियंस में है, इतना पैसा उसके पास पड़ा हुआ है। तो सर ये पैसा कहाँ से आ गया फिर, है आप लोगों का बड़ापन है? एक आई कैप कहता है कि कोई पेपर पास करने के लिए सिर्फ एक दफा मुझे 4,000 या 4500 दे दो, लेकिन आप इतना बड़ा दिल है, तीन तीन चार चार दफा उस बच्चे एक पेपर की फीस जमा करवा दी। आपकी बात नहीं कर रहा, गंदे बच्चों की बात कर रहा हूं, जो गंदे बच्चे हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको बार बार जाके पैसे दे देते हैं, हालांकि आई कैप उनसे पैसे लेना नहीं चाह रहा होता, वो कहते हैं एक दफा पेपर दो पास कर लो, लेकिन आप कहते हैं नहीं सर ऐसे ऐसे काम थोड़ी चलेगा, है जो घर में इतना पैसा इकट्ठा कर रखा है घर वालों ने हमारे लिए, है वो लगवाना भी तो है, तो हम एक दफा नहीं हम कई दफा ये पेपर आपको देकर वो पैसे पूरे करेंगे सर। चले खैर मजाक कर रहा हूँ, ये नहीं सीरियसली नहीं लेना। तो फिर सर ये चलेगी कैसे। जैसे अभी आपने कुछ बच्चों ने ये बोला कि डोनेशन चैरिटी, ये यार ये नॉन गवर्नमेंट एनजीओ लफ्ज आप सुनते हो, ये लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे थे। देखो मेरे बच्चे, किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट का काम होता है लोगों की फलाह बहबूद का काम करें, क्योंकि लोग क्या करते हैं उनको टैक्स देते हैं, और टैक्स के बदले में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनको जो बुनियादी सहूलियात हैं वो उनको मिलेंगी। जैसे आप लोगों को देखो ना, फ्री में आपकी एजुकेशन है, फ्री में आपका इलाज है आपको सिक्योरिटी कितनी अच्छी है कि लोग खुद एक ब्लैक वीगो में उठाने आते हैं आपको, है ताकि गर्मी ना लगे, उसमें एसी भी लगवा दिया, तो उन्होंने सुनने में आ रहा है एसी शेसी लगवाए हैं। देखो इससे बढ़ के सिक्योरिटी आपकी क्या हो सकती है बाकी मुल्कों में देखो, है वो उनकी गंदी से गाड़ी होती है पुलिस वालों की, जिसमें आप डाल के लोगों को लेके जाते हैं, यहाँ पे बेहतरीन गाड़ियां आती हैं काले शीशों वाली। तो मेरे ख्याल से ये आम आम सी बात नहीं है, आपकी सिक्योरिटी पे बहुत खर्चा हो रहा है। खैर तो सर अब जरा देखिएगा, मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों हैं आपके सामने, शायद इनमें से कुछ जानते होंगे आप, कुछ नहीं जानते होंगे। एक ये तो जानते होंगे सैलानी, उसके बाद शायद अफरीदी भी, हाँ ये भी है, ईदी वाले बिल्कुल, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और ये कौन है, ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है मेरे बच्चे। चलें खैर, इसी तरह शौकत खानम की बात कर लें, शिपा की बात कर लें, जेडीसी की बात कर लें, बथेरी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। तो अब ये इनका जरा देखिएगा, कहता है कि नॉट ऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव टू मेक ए प्रॉफिट, क्योंकि पीछे हमने शुरुआत कहाँ से की थी कि जो बिजनेसेस हैं वो क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए स्ट्राइव कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन कहता है सारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए कोशिश नहीं करती। कहता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट एग्जिस्ट टू अचीव सम गोल्स अदर देन द बिजनेस गोल्स, यानी कि इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, जो बिजनेस का गोल होता है। बिजनेस का गोल ही क्या होता है, मैंने प्रॉफिट कमाना। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिनका गोल प्रॉफिट कमाना नहीं होगा, जैसे आप लोगों का कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका गोल पैसा बनाना नहीं होता है, अपने घर अपने खानदान की अपने अपने जो मुआशरा है उसकी खिदमत करना होगा, ऐसे ही ना, मोस्टली तो आप में से ऐसे लोग हैं।
है, उनका मकसद प्रॉफिट कमाना, क्योंकि पैसा आपके पास वैसे ही पाकिस्तानी के पास बड़ा है, देखो ना शादी ब्याहों के ऊपर इधर उधर कितना पैसा लुटाते हो आप लोग, है पैसा होता है तो लुटाते हैं, क्योंकि हमारे बंदे का तो बस की बात नहीं होती इस तरह की। और पता नहीं वहां पे उस दिन आपके पास पैसे का, और रुड़ा बंदा जो हमेशा लोगों से उधार मांग रहा होता है, सबसे बढ़ बढ़ के आगे वो दस्तियां में फेंक रहा होता है। पता नहीं बेशर्मी उस दिन कहाँ से आ जाती है पैसे, पता नहीं, आप लोग चेक कीजिएगा इसको। खैर, कहता है कि चैरिटी सच एज इधी फाउंडेशन एंड द सिटीजन फाउंडेशन आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एज आर मोस्ट हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशंस। शौकत खानों की बात कर लो, है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात कर लो, जैसे सैलानी वाले हैं, वो लोग पढ़ा भी अखुवत वाले हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटीज भी बना रखी हैं। इसी तरह सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना, सिविल सोसाइटी या कुछ इस तरह की, जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही होती है जनरली, है वो खुदा न खासा लोगों को, जैसे आजकल जबरी गुमशुदा किया जा रहा है उनको, है उनको गायब किया जा रहा है, अल्लाह माफ करे, मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है लोगों को, इनके हकूक के लिए कुछ आवाजें उठा रहे होते हैं लोग। कहते हैं कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओस, देखो लफ्ज इसका क्या है, नॉन गवर्नमेंट है, नहीं गवर्नमेंट की, लेकिन काम वो करती है जो गवर्नमेंट का है, इसलिए इसका नाम एनजीओ होता है, क्योंकि ये काम गवर्नमेंट की तरह के जो लोगों की फलाह बहबूद वाले हैं वो कर रही होती है। सिविक ग्रुप्स, सिविक होते हैं लोगों की फलाह के इदारे, और भी जो लोगों का भला सोच रहे हैं, इसके लफ्ज सिविक, हमारे मुआशरे में इसको मोमबत्ती माफिया कहा जाता है। सुना है ना आपने मोमबत्ती माफिया? कभी भी खुदा ना खासा किसी जानवर के हकूक को प्रोटेक्ट करने के लिए, या कभी किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लिबर्टी के ऊपर कुछ लोग मोमबत्तियां लेके बैठते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं। नहीं कभी सुने आप लोगों ने? आप तो लाहौर में आ गए हो, हैं, तो कभी भी इस तरह का, कभी इधर से लिबर्टी की तरफ से जाना हो तो अक्सर कोई ना कोई वहां पर ड्रामा लगा के बैठा होता है, पता कोई प्रोटेस्ट कर रहा होता है, दो चार बंदे बैठे हुए। तो ऐसे में होते सिविक ग्रुप्स। खैर, सिविक ग्रुप्स होते हैं जो लोगों के भले के लिए, ये भी ग्रुप बने होते हैं। एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, जमात इस्लामी, नहीं वो तो रिलीजियस नहीं, वो तो पॉलिटिकल है। रायविंड वाले हैं, वो हमारे दूसरे हैं, कराची वाले क्या हैं, दावत इस्लाम, सपा सापा नहीं हुए, इन्होंने चौके लाए जाएंगे। कलदम है ना, वो कलदम जमात, बस ले बेटा। कहता है कि लाइक देयर फॉर प्रॉफिट काउंटर पार्ट्स, यानी कि लाइक देयर फॉर प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट तो कमा रहे थे, दीज ग्रुप सेट गोल्स एंड रिक्वायर रिसोर्सेज टू मीट दोज गोल। यानी कि देखो, ये लाइक ही लफ्ज देखा हो, लाइक देयर फॉर प्रॉफिट काउंटर पार्ट्स, यानी कि इनमें प्रॉफिट कमाने वाली तो हिस्से होते नहीं, यानी कि इनकी ये इरादा या नीयत तो होती नहीं कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, तो फिर ये करते क्या है, कहते हैं ये गोल्स सेट करते हैं एंड रिक्वायर रिसोर्सेज टू मीट दोज गोल। इनके भी कुछ मकसद होते हैं, और उस मकसद को अचीव करने के लिए इनको भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। और रिसोर्सेज का जहां पे लफ्ज आए तो क्या दिमाग में आता है, मैन, मनी, मटीरियल, मशीन, वो सारा कुछ इनको भी चाहिए होता है मेरे बच्चे। अब देखो शौकत खाना में आपको क्या लग रहा है कि वहां पे खुदा ना खास्ता वो हवा से चल रहा है खाली, है हवा भी चाहिए, लेकिन खाली हवा से चल रहा है, उसमें बाकी सारी चीजें भी चाहिए ना। वहां पे हजारों लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वहां पे मशीनरी है, बिल्डिंग्स हैं, उसके को खर्चे हैं इतने सारे, पैसा तो उनको चाहिए, लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बैठे हुए वो। इसी इसी तरह कहता है, however their goals are not focused ऑन प्रॉफिट ऑन। देखो ये मादत के साथ मेरा ना यहाँ पे ये कंप्यूटर में यहाँ तक की चीजें तो थोड़ी सी गायब है। ये बड़े अरसे से बेचारा, जब कोविड शुरू हुआ था उस वक्त का ये लैपटॉप मैंने रखा हुआ, इसको चेंज करने का मन नहीं करता, इसके साथ खसूसी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी कहता है कि फॉर एग्जाम्पल ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गोल माइट बी फीडिंग द पुअर। वाह, ये गरीबों को खाना खिलाते हैं। अगर जाओगे इधर जनरल हॉस्पिटल, ये जना हॉस्पिटल है ना, ये जना हॉस्पिटल है, तो थोड़ा सा उससे थोड़ा सा जब लेफ्ट टर्न लोगे या यू टर्न लेते हैं, जब अब यू टर्न बना दिया उन्होंने, कभी कोई बंदा इधर को जाए तो वहां पे सड़क पे देखोगे बहुत सारे लोग वहां पे खाना खा रहे होते हैं, लाइनों में लगे होते हैं लोग वहां पे। तो सर ये आज आपने क्यों बताया, पहले दिन बता देते हैं सर हम सारे हॉस्पिटलाइज हैं। सर हॉस्पिटलाइज को तो ये चीज चाहिए होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे। मुसाफिर लोग, मेरा ख्याल है कि उन पे ज़कात भी लग जाती है, तो आप लोग मुसाफिर हो। और हमें याद है जब हम लोग शुरू शुरू में आए थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि रमजान जितना भी हुआ करता था, हम अहले हदीस वालों की मस्जिद में क्या कमाल की इफ्तारी हुआ करती थी, हम लोग वहां पे जाएगा, देखो हॉस्टलाइज बच्चे भाई उनकी कोशिश होती है जितना हो सके बचा ले, है ये कौन सा खुदा ना खासा गुनाह वाला मामला है? किसी मस्जिद में जाके स्वाब भी ज्यादा सुनने में आता था, स्वाब भी ज्यादा होता है, और पैसे भी बच जाते हैं, सबसे बड़ी बात है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई मजाके वाली बात नहीं, लाइनें लगी होती है वहां पर, और अच्छे तरीके से बैठा के वो सुकून से उनको खाना सर्व कर रहे होते। तो कहता है कि इनका मकसद क्या होता है, फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का, ये करती क्या है, ये भूखों को खाना खिलाती है। प्रिजर्विंग द एनवायरमेंट, इन्वायरमेंट बड़ा कंसर्न है मेरे बच्चे अगले दौर में जो भी है। अब इन्वायरमेंटल जो तब्दीलियां हैं डेफिनेटली, अब देखो ना, कहीं और बारिश हो ना हो, कम से कम लाहौर में जाते जाते बारिश हो ही जाती है। इसमें सबसे जो बड़ा रीजन है, लाहौर में बहुत ज्यादा दरख्त
है। ये जो दरख्तों का भी एक रीजन है कि यहाँ पे बारिशें हो जाती हैं इस तरह की। लेकिन बाकी जगहों पे अक्सर आप देखोगे, जितने बाकी लाहौर से बाहर निकलोगे बहुत दरख्त हुआ करता था, यहाँ पर भी सारा लोगों ने काट दिया। अब वो मान लो कि अब सफेद है, दूर दूर तक लोग आपको देखे जा सकते हैं। वो खेतों की मट्टियां भी बल्कि लोगों ने वो उठवा दी हैं, वो एक खूह बना दी है वहां पे, तो अजीबो गरीब सा माहौल बना दिया। तो लाहौर उसके बरक्स बड़ा डिफरेंट इन्वायरमेंट हो। हमारे जो कराची के जो टीचर या बाकी लोग जब विजिट करते हैं यहाँ पे लाहौर में आते हैं, तो वो हैरान हो जाते हैं यहाँ पे सारे लाहौर का एनवायरमेंट देख के। कराची में ऐसा नहीं है, वहां पे इस तरह के जो ग्रीनरी है वो वहां पे नजर नहीं आती मेरे बच्चे। तो खैर इन्वायरमेंट को लेके बड़े सारे ऐसे ग्रुप हैं जिनकी कोशिश है कि आगे हमारी नस्लों के लिए जो इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्टेड रहे, कम से कम महफूज हो, कि वो लोग एक सुकून का सांस उसमें ले सके। तो इसीलिए तो मरियम नवाज ने क्या किया, उसने शापर बंद कर दिए। आप लोगों को फिक्र की जरूरत नहीं, उसने शापर बंद किए हैं। वो कहते हैं कि जो प्लास्टिक के शापर हैं वो इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। होता है, कई बच्चे परेशान हो जाते हैं, फिर असली लाहौर नहीं रहना हो। बेटा आप लोग शापर थोड़ी हो। आप लोग ना लोग क्यों कह देते हैं, पता नहीं ये शुरू कहाँ से हुआ है। लोग कहते किसी को कहते थे शापर। ये मुझे इसकी इसकी इनॉग्रेशन का नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से हुई है। लेकिन पता नहीं, लोग बोलते हैं, अक्सर लोगों को तंग करते हैं, काउंट करते हैं लोगों को। पता नहीं इसका मतलब क्या है। माजरत के साथ अगर कोई ऐसा वैसा लफ्ज है, मुझे इसका मतलब का नहीं पता माजरत के साथ। लेवल में देखिए, कहते हैं कि प्रिजर्विंग द एनवायरमेंट और एडवोकेटिंग फॉर द राइट्स ऑफ सम अनप्रिविलेज कम्युनिटी। जैसे मान लो कि हमारे बलोचिस्तान के बेचारे लोग हैं, वहां से बहुत कुछ निकलता है मादनियात की शक्ल में, जो पूरे पाकिस्तान को जाता है। इवन देन सुई के मकाम पर रहने वाले लोग जो बेचारे सुई गैस से महरूम, जो पूरे पाकिस्तान को गैस जाती है। तो हमारे कुछ इस तरह के इलाके भी हैं जहाँ जो उनको बेचारों को जानबूझ के महरूम रखा गया है। उसको महरूम रखने में हमारी जो अशराफिया है वो तो है ही है, उन इलाकों के लोग भी शामिल हैं। वहाँ के जितने भी वजीर मशीर है, वडेरे हैं, एक्चुअली वो चाहते नहीं कि वहाँ के लोग वो डेवलप हो जाए, क्योंकि उनकी जो वडेराशाही वो खत्म हो जाएगी। तो इसी वजह से मेरे बच्चे, वो उनके घरों में इतना करप्शन का पैसा होता है कि जब भी गवर्नमेंट, वो जो जो लोग कल परसों जो एक बंदा खड़ा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था ना, है, तो उन्हीं के आशीर्वाद से माशाल्लाह वहां पे बथेरे लोगों के पास, जो बड़े लोग हैं उनके पास बथेरा पैसा पड़ा हुआ। और जब उनकी करप्शन ये खुद ही पकड़ते हैं, इनको पता होता है किसके घर में कितना पैसा पड़ा हुआ, तो वहां पे मशीनें जो पैसा गिनने वाली लेके जाते हैं, मशीनें यकीन कर लो गर्म हो के बंद हो जाती है। इतना पैसा इनके घरों से निकलता है, इन वजीरों मशीरों के, है। तो वो लगाते नहीं लोगों के ऊपर, और ना ही लगने देते हैं वहां पर। तो ऐसे ऐसे जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी होती है, ऐसी कम्युनिटी जिसके हकूक दबाए जा रहे हैं, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो इनके हकूक के लिए आवाज उठाती है। जैसे अगर अभी देखें, मेरा ख्याल है कि वो कौन सी खातून थी, इसकी शीरी मजारी, शीरी मजारी की बेटी है ईमान मजारी, अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे, इस्तिकामत दे। वो कमाल की एक लॉयर हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि बड़ी दिलेर खातून है। उसके लिए भरपूर आवाज उठाती हैं ऐसे लोगों के लिए, और उनके लिए केसेस भी उनके फ्री में लड़ती हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इन लोगों के हकूक के लिए भी कुछ मेहनत कर रही होती है। नहीं बेटा, पर्पज ऑफ ए बिजनेस, तो बिजनेस का मकसद तो आपको पता ही है कि उसका मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। एक दुकान से शुरू करके उनका कोशिश होती है कि हम क्या बन जाए, मल्टीनेशनल कोई कंपनी बन जाए, है जिस तरह आपको। और मोस्टली जितने बड़े बड़े कारोबार है मेरे बच्चे, ये शुरुआत से एक छोटे से सेटअप से ही शुरू होते हैं, कोई सिंगल सोल ट्रेडर से ही शुरू होते हैं। मोस्टली जो बड़े कारोबार हैं, जो बड़े कम कारोबार होते हैं जो डायरेक्टली बड़े लेवल पे शुरू कर दिए जाते हैं। जो मोस्टली कारोबार आज आपको बड़े लेवल पे नजर आ रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये कभी ना कभी सोल ट्रेडर के तौर पे कारोबार शुरू हुए थे। किसी एक बंदे ने ये सेटअप स्टार्ट किए थे, और आज देखें वो कितने कितने बड़े कारोबार बन गए, कितने मुल्कों के अंदर फैल गए। तो जिनकी मान लो कि जो चाहे तो पूरा पूरा मुल्क खरीद सकती है। कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं, जैसे हमें खरीदा हो IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, है? नहीं बेटा, प्राइमरी गोल ऑफ ऑल बिजनेस। अच्छा, इसको ना ये छोटे छोटे अल्फाज याद रखने हैं, इन्हीं अल्फाजों को उठा के वो MCQs बना देगा। जैसे वो कहेगा ऐसा, प्राइमरी गोल ऑफ बिजनेस क्या होता है, नीचे 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, उन्हीं एक ऑप्शन में से क्या आ रहा होगा, टू अर्न ए प्रॉफिट। लेकिन वहां पे जब ऑप्शन बाकी होंगे वो भी मिलते जुलते होंगे। I2B में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, चारों के चारों ऑप्शन सही होते हैं। हाँ, सच्ची बता रहा हूं। इसमें ये सबसे बड़ा मसला होता है। इसका मतलब है आपने मोस्ट सही ढूंढना होता है बीच में, जो ज्यादा सही है। फिर वो उसके लिए ज्यादा सही के लिए ज्यादा, मेरे बच्चे जिसको कहते हैं ना कि समझ होना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ज्यादा कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। कहता है कि बिजनेसेस, इसलिए तो मैं एक एक लाइन पढ़ाता हूँ, क्योंकि MCQs पेपर के अंदर मेरे बच्चे मजबूरी है, वो किसी भी लाइन को उठा के MCQs के 4 ऑप्शन का भी हिस्सा बना देंगे। और जब भी, इसलिए मैंने आपको कहा था देख देख के पढ़ना है, ताकि जब MCQs के अंदर कोई लाइन देगा ऑप्शंस के अंदर, वो लाइन आपको पता चल जाए ये किताब में कहीं ना कहीं लिखी हुई। कहता है कि बिजनेसेस हैव द राइट टू कीप एंड यूज देयर प्रॉफिट एज दे चूज। जब वो प्रॉफिट कमाएंगे, जैसे CFE प्रॉफिट कमाता है, तो उस प्रॉफिट का करना क्या कौन डिसाइड करेगा, बिजनेस खुद डिसाइड करेगा। यानी कि इसको मालिकों को उठा के देना प्रॉफिट को,
या दोबारा बिजनेस को ग्रो करने के ऊपर लगा दूं? तो मेरे बच्चे यही दो ऑप्शंस होते हैं। जब आप अकाउंटिंग पढ़ोगे वहां पे आपको पता चलेगा कि जो मालिकों ने पैसा दे दिया बिजनेस को, बिजनेस का हो जाता है। उसके बाद अगर मालिक बिजनेस से कोई एसेट या पैसा दोबारा वापस ले ले, उसके लफ्ज बोला करेंगे ड्राइंग, कि उसने क्या कर दिया, ड्रॉ कर लिया बिजनेस से दोबारा पैसा। क्योंकि बिजनेस एक अलग एंटिटी तस्वर की जाती है अकाउंटिंग की शक्ल में, और मालिक अलग तस्वर किए जाते हैं अकाउंटिंग की शक्ल में, बता रहा हूँ। वो लाइबिलिटी के लिहाज से नहीं बता रहा, अभी वो लाइबिलिटी के लिहाज से उसी तरह याद रखना जो हमने शुरुआत में डिस्कस की थी 1-2 दिन पहले, वो दोबारा डिस्कस करेंगे कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। वहां पे बिजनेस और मालिक दोनों एक ही होते हैं, लेकिन कंपनी के अंदर लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। वहां पे कंपनी अलहदा इंसान होती है, मालिक अलहदा होते हैं, कुछ इस तरह की बातें। कहता है कि जो प्रॉफिट कमाए उसका करना क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा, बिजनेस वाले, विद इन लीगल लिमिट्स। लेकिन कानूनी ये नहीं खुदा ना खासा बाद में चर्च का कारोबार शुरू कर दो, है ज्यादा पैसा और पैसा ज्यादा कमाए, स्मगलिंग शुरू कर दो, है ऐसा नहीं करना मेरे बच्चे। जो कानूनी लिमिट्स हैं उसके अंदर रहते हुए कहता है कि बिकॉज प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर द रिस्क बिजनेस टेक इन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो बिजनेस है ये रिस्क लेते हैं, और जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवार्ड। और अगर किसी बिजनेस ने कोई कमाया होगा, उसने रिस्क लिया तो कमाया। देखो ना, हमारे अभी हमारे घर वाले क्या करेंगे, कल इंशाल्लाह जब आप बड़े बंदे बन जाओगे, आप यहाँ से जाओगे और वहां पे थोड़ा सा भी घर में बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो आपको गर्मी लगेगी, क्योंकि सारा दिन आपने यहाँ पे एसी में बैठना है, और आगे काम भी आपने इंशाल्लाह जो होंगे वो सारा कुछ इसी तरह का माहौल होगा। अब वो घर वाले ना आप लोगों को जगह जगह पे टाउन करेंगे, हैं आप लोग तो एसी में बैठते हो, आप लोगों को क्या पता हम यहाँ पे कितनी मेहनत करते हैं। जो बाकी जो शरीका बरादरी और भाई वगैरह इस तरह के होंगे, आप उनको कह सकते हो कि देखो सबसे मुश्किल काम था पढ़ना, जो मैंने किया उस वक्त। ये मौका सबको मिला था, लेकिन आप लोग सारे इस चीज को आपने तरजीह दी थी। कोई कहता था मैं भैंसे चार लूंगा, कोई कहता था मैं खेतों में काम कर लूंगा, कोई कहता था मैं मजदूरी कर लूंगा, भट्टे पे काम कर लूंगा, पढ़ना नहीं मैंने। तो इसका मतलब जो पढ़ना है, इन सारी जगहों पे काम करने से ज्यादा मुश्किल काम है। कई लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको भरपूर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो पढ़ लें, लेकिन वो नहीं पढ़ते मेरे बच्चे, क्योंकि पढ़ना इतना आसान नहीं मेरे बच्चे। ये लोगों को लग रहा होता है कि शायद ये एक बड़ी आसान सी एक्टिविटी है, और कल जब इसे ये एक अच्छा खासा यानी कि एक मेहनत है। ये हर कोई बंदा जिसको मौका हो भी, अब देखो जितने चौधरियों के बच्चे हैं सब नालायक, मादद के साथ अगर यहाँ पे, वो तो आप लायक है। देखो वो, क्योंकि देखो मेरे बच्चे, क्योंकि बंदे को साथ साथ सबको लेके चलना चाहिए ना। अब यहीं पे किसी चौधरी, क्योंकि चौधरी तो आजकल हर कोई है, लेकिन फिर भी। तो मेरे बच्चों अब देखो, वो इतना पैसा उनके पास, वो चौधरी चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ जाए, लेकिन चौधरी का बच्चा कहता है नहीं जी मैं तो हम पहले ही संभाला है, मैंने नहीं पढ़ना। तो मेरे बच्चे पढ़ना इतना आसान नहीं है। और कल जब ये पढ़ के आप किसी अच्छी जगह पे बैठे होंगे, तो वहां पे लोग कहेंगे देख तू तू तो सुकून से कमा रहा है, तू फलाना। नहीं भैया, सुकून से नहीं कमा रहा, इसके लिए आपने बहुत मेहनत की है जो वो नहीं कर सके उस वक्त। तो वो जो आज उस वक्त जो आपको रिवार्ड मिलेगा, वो आज की मेहनत का मिलेगा, है वो हटके। मेरे बच्चे कोई अलग से आपके साथ सलूक नहीं होगा, आपने रिस्क लिया होगा, आपने इतनी मेहनत की होगी, उस मेहनत का रिवार्ड है। वो भी कर सकते थे। अब हर घर के अंदर सारे बच्चे पढ़े नहीं होते हैं, और उनमें कई पढ़ते भी नहीं। अगर हम अपने अपने घर की बात कर लें तो मेरा ख्याल है कि उसमें चंद एक पढ़े हैं, लेकिन अब वो बाकी उनको बातें करते हैं। ये मैं मेरी कोशिश होती है मोस्टली, जो ये नहीं कि घर की बातें कर रहा होता हूँ, लेकिन वो जो प्रैक्टिकल भाई बुजुर्ग हो गए हैं, बालों में सफेदी आ गई है, इसका मतलब कोई ना कोई तो एक्सपीरियंस है साथ साथ, है जिंदगी का जो नॉलेज इकट्ठा कर रखा है, जो चीजें भुगत रखी है, वो आपके साथ शेयर करें। तो आप लोग भी ये चीजें ये सुनोगे घर वालों से, है तो जब सुनोगे तो उनको बता सकते हो कि भैया ये इतना आसान काम नहीं था जो हमने किया है, और ये बड़े कम लोग हैं जो करते हैं। खैर सर, अभी भी तो हमको अभी भी सोच रहे हैं कुछ करने को। एक ये इससे बड़ा डर लगता है, जो अभी तक जो दिमागों में इधर उधर की बातें चल रही है ना, इससे बड़ा डर लगता है। बस निकालो और कर लो मेरे बच्चे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर कुछ और करने का कोई सोच रहा होगा ना, कभी होता ही ना बात, या किसी को मशवरा भी दे रहे होंगे, सब फजूल है फिलहाल मदद के साथ। मेरे बच्चे उसमें कोई किसी तरह की कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं कहीं पर भी। किसी की नौकरी करनी है और खुदा ना खासा बिल्कुल ही जी हजूरी वाली नौकरी करनी है तो कर लो उसको, लेकिन मेरे बच्चे वो सही वाला नौकरी होगा वो बंदा। नौकरी और नौकर में बड़ा फर्क होता है। तो ये जो आप नौकरी कर रहे होंगे, ये नौकर वाली नहीं होगी मेरे बच्चे। आपका जो मालिक आप पे डिपेंडेंट हो, आपके कहे पे चलेगा, वो कर ही नहीं सकता कुछ भी जो आप उसको बता रहे होंगे, वो आपके खिलाफ जा ही नहीं सकता। तो आप कुछ ऐसा बन रहे हो, अगर नौकरी भी कहीं पे करोगे तो मालिकों जैसी नौकरी करोगे, तो इसमें बड़ा फर्क है। खैर वो पानी पिला रहे होंगे, बड़ा फर्क है। कहता है कि विद इन लीगल लिमिट्स बिकॉज प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर द रिस्क बिकॉज बिजनेस टेक इन द प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज। कहता है अर्निंग प्रॉफिट कंट्रीब्यूट्स टू सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। कहता है जब कोई बंदा प्रॉफिट, जब कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा, तो उससे क्या होगा, वो बिजनेस मजीद ग्रो करेगा। जब बिजनेस मजीद ग्रो करेगा, उसको मजीद लोगों की जरूरत पड़ेगी, इससे लोगों को क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी।
अगर मान लो कि सीएफई की अभी यहाँ पे ब्रांच है, हम कहते हैं कि हम इस्लामाबाद में ब्रांच खोल देंगे, भाई ग्रो करेंगे तो वहाँ पे जाके ब्रांच खोलेंगे, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। है वैसे तो होते हैं कि बथेरे वहाँ पे लोग कहते हैं कि सर हम यहाँ पे फ्रेंचाइज ओपन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे रौला ये होता है कि फ्रेंचाइज दे तो दो किसी को, लेकिन अगर खुदा ना खासा वहाँ पे वो क्वालिटी प्रोवाइड ना करें तो बदनाम तो हम भी होंगे यहाँ पे। है काम वहाँ पे वो नहीं कर रहे होंगे, रिजल्ट उनके खराब आ रहे होंगे, रौला तो ये होना कि सीएफई का रिजल्ट खराब है, सीएफई एक फजूल इदारा है, कुछ इस तरह की बातें। हम नहीं चाहते खुदा ना खासा इस तरह का हो, चंद पैसों के चक्कर में अपना जो ब्रांड इमेज है उसको खराब कर ले। 23-24 साल की लोगों की मेहनत है इस इदारे के ऊपर, है तो इस तरह इतनी जल्दी से उसको दिया नहीं जा सकता। हाँ कल आपका मन करेगा, कल आप बड़े होंगे, कोई मेहनती लोग नजर आएंगे तो शायद आपको आपके शहर में कोई इस तरह की ब्रांच खोल के दी जा सकती है। खैर हर शहर में ब्रांच खुल भी नहीं सकती, रौला ये है। ले बेटा, क्योंकि सीए सिर्फ 2-3 शहरों में ही हो सकता है। कहता है कि अर्निंग कहां तक पहुंचा, एम्प्लॉयमेंट, कहता है कि विच इन टर्न प्रोवाइड्स मनी दैट इज री इन्वेस्टेड इन द इकोनॉमी। जब लोगों को वो नौकरी मिलेगी, उनको पैसा मिलेगा, जब पैसा मिलेगा तो दोबारा उनके पास खर्च करने के लिए पैसा आएगा, वो दोबारा बिजनेस की जो बना के चीजें बेच रहे हैं बिजनेस, उनके ऊपर खर्च करेंगे, तो एक पूरा इकोनॉमी का सर्कल चलेगा इससे। यानी कि बिजनेस कमाएगा, ग्रो करेगा, लोगों को नौकरी पे रखेगा, उनको पैसा देगा जो कमा रहा है, और वो जो उनको पैसा मिल रहा है वो दोबारा खर्च करेंगे, किस पे खर्च करेंगे, इनकी बनाई हुई चीजों के ऊपर। तो ये सिलसिला चलता जाएगा। कहता है कि इन एडिशन प्रॉफिट मस्ट बी अर्न्ड इन द एथिकल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर। लेकिन कहता है कि औकात में रहते हो आप, प्रॉफिट कमाएं, कमाएं जरूर, लेकिन लोगों की मजबूरी का फायदा ना उठाएं। अब एथिकल क्या होता है, अब देखो होता है ना कि ये फलाना बंदा बड़ा अनएथिकल है, एथिक्स कहते हैं किसको है, सही और गलत में तमीज, इसको एथिक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सही और गलत में तमीज का हर एक को पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अमल को नहीं मेरे बच्चे। जबकि एथिक्स रिक्वायर्ड करते हैं आपको सही और गलत का पता भी हो और आप उस पर अमल भी कर रहे हो। जैसे जब वो खुद उस सिचुएशन में होता है, देखो जो फलाना बंदा जा रहा है, वो अकेला जा रहा है गाड़ी लेके, भाई लोग सड़क पे जा रहे हैं उसको बैठा ले, इनको मौत पड़ रही है? होता है ना सर, हमें भी लग रहा होता है यार कितनी गलत बात है, इतनी गर्मी है, एक बंदा खाली गाड़ी लेके जा रहा है, खाली बाइक अकेला भगाया जा रहा है, तो बेचारे जो लोग पैदल चल रहे हैं उनको साथ बैठा ले, कितनी अच्छी सोच है? और उनको भी चाहिए तो ऐसे, लेकिन रौला यहाँ पे पाकिस्तान का है, साथ बैठा लो, वो सारा कुछ गाड़ी भी ले जाता है, सारा पैसे भी ले जाता है बंदा, उसके लिए फिलहाल कोई सहूलत नहीं है आप, है? और पुलिस के पास जाएगा, वो कहेगा तेनू किने क्या इन्होंने बैठा पुलिस वाले ज्यादा बल्कि उसको कुछ कहने के बजाय इसी को बेइज्जती कर रहे होंगे, इसको जलील कर रहे होंगे। 100 रौले हैं मेरे बच्चे यहाँ पे। खैर, टू अर्न प्रॉफिट ए पर्सन आर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स मैनेजमेंट स्किल्स। देखो मेरे बच्चे, ये बड़ी अहम बात कर दी उसने। कहता कि अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो उसके लिए क्या चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स। हर पैसे वाला बंदा पैसा नहीं कमा सकता, तो इसीलिए क्या होता है कि अक्सर कोई लोग पैसा और स्किल्स लेकर के दोनों आपस में पार्टनरशिप कर रहे होते हैं। एक बंदा पैसा लेकर आता है, दूसरा बंदा स्किल्स लेके आता है, क्योंकि बगैर स्किल्स के मेरे बच्चे आप पैसे को बर्बाद करोगे, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो इसलिए कहता है कि अगर कुछ कमाना चाहते हो तो क्या होनी चाहिए आपके पास, मैनेजमेंट स्किल्स होनी है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जिस पेपर के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जो अकाउंटिंग के अलावा, डेफिनेटली अकाउंटिंग तो है ही है, उसके अलावा जो दूसरा सब्जेक्ट है वो आपका ये बिजनेस मैनेजमेंट का है। ये जगह जगह पे 4 दफा आपने पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया था एमएफए है, जो CFAP 3 है, और जो MSA 2 है, ये सारे के सारे मेरे मैनेजमेंट के सब्जेक्ट हैं, जहाँ पे आपको मैनेजमेंट सिखाई जाएगी। किस चीज की मैनेजमेंट स्किल्स, टू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। कि मेरे बच्चे अगर कोई कारोबार करना चाहते हो उसको प्लान करना, और खाली प्लान कर लेना काफी नहीं होता। मान लो कि आपने पैसा लगा दिया, लोग रख लिए, अब इन लोगों को ऑर्गेनाइज भी करना है, लोगों को उनकी जिम्मेदारियां देनी है, फिर जिम्मेदारियां दे के उनको उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है। जैसे मान लो कि अगर ये CFA एक इदारा है, आपको क्या लग रहा होगा, खाली किसी ने प्लान बनाया होगा बन गया होगा? है भैया, प्लान भी किया होगा, उसके बाद जब ये सारे रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए, इनको ऑर्गेनाइज भी किया होगा। जब लफ्ज ऑर्गेनाइज पढ़ो, इसका इसका फौरन से दिमाग में लफ्ज ले आना, डिपार्टमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशंस में क्या बनाना, डिपार्टमेंट्स बना के काम करना, एक्चुअली रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है। ये ना हो कि हर कोई जिसका जो मन कर रहा हो वो काम कर रहा। नहीं नहीं, हमने क्या कर दिया, उनको डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, और हर डिपार्टमेंट अपने अपने काम को देख रहा है। इसलिए इस तरह मार्केटिंग वाले मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन कर रहे हैं, परचेज वाले परचेज करते हैं, सप्लाई वाले सप्लाई कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह की मेरे बच्चे हमने चीजों में डिवाइड कर दिया उसको, कि ये इसको ऑर्गेनाइज करना कहते हैं। जैसे घर के अंदर होता है ना, ये घर भी एक छोटी सी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वही ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। और वहां पे क्या होता है, क्या वहां पे चीजों को, एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज नहीं करते? हमारे जो घरेलू खवातीन होती हैं, आप देखें अगर वो 2-3 हैं तो उन्होंने घर के सारे काम को प्रॉपर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, मैनेज किया होता है कि कब किसने क्या करना है, उस तरह वो कर रहे होते हैं, एक अच्छे तरीके से घर चलता रहता है। एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड टू फाइंड एंड डेवलप एम्प्लॉय सो दैट इट कैन मेक प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स चले कंज्यूमर विल बाय। कहता कि इससे एक और बड़ा अहम काम होता है, यानी कि लोगों को रख के उनको ट्रेन करना, क्योंकि बहुत लोग, कई लोग बड़े काबिल होते हैं,
लेकिन सिर्फ उनको देखो, लोग यहाँ पे रखते हैं तेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो, 10 साल का एक्सपीरियंस हो। वो एक्सपीरियंस बंदा पहले भी बहुत कुछ सीख चुका होता है, वो धोखा देना भी सीख चुका होता है समटाइम। और बात का जो लोग इनएक्सपीरियंस होते हैं, यकीन कर लो, लेकिन उनका दिल कर रहा होता है कि हम किसी के लिए कुछ करें, ताकि वो एक्सपीरियंस गेन करना चाह रहे होते हैं। ये ज्यादा हम लोग होते हैं सच्ची, अगर मैं बताऊं आपको, है शायद कई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो फ्रेश लोगों को ज्यादा प्रेफर कर रही होती है। उनको पता कि इन लोगों को हम खुद डेवलप कर लेंगे, कितना टाइम लगेगा इनको ट्रेन करने के अंदर। जैसे आप लोग जब इंशाल्लाह कैफ क्वालिफाई कर लोगे, फर्म में जाओगे, तो फर्म में जो आपको स्किल दे दी जाएंगी ना, वो मैक्सिमम 6 महीने के अंदर मिल जाएंगी। जितनी स्किल्स हैं आपकी, वो आपको ट्रेन कर दिया जाएगा 6 महीने के अंदर। उसके बाद उनमें मजीद निखार आएगा, और एक्चुअली बाद में आपसे सिर्फ वो जो 6 महीने में आपको सिखाया है ना, उसका वो अजर ले रहे होंगे वापस, है। क्योंकि 6 महीने के बाद, 6 महीने तक आप जूनियर हो, उसके बाद जब सेमी सीनियर बन गए तो इसके बाद सीनियर का लफ्ज काफी है। अब आप कहीं ना कहीं कोई बंदा आपके साथ है जो अंडर आपके काम कर रहा होगा, जो नया ट्रेनी काम कर रहा होगा, इसका मतलब वो काम आपको आता है, तो कोई बंदा आपके अंडर काम कर रहा होगा। तो उसके बाद लेकिन 3 साल तक फिर आपसे वो उस चीज का, मान लो कि वो आपसे फायदा लेंगे जो उन्होंने आपको सिखाया होगा 6 महीने में। इसलिए आपके आर्टिकल्स कितने बनते हैं? 3.5 साल के। तो क्या करेंगे? कहता है कि लोगों को डेवलप करो ताकि वो ऐसी चीजें बनाएं जो लोग खरीदना पसंद करें। आप जितने ब्रांड्स हैं, आपको क्या लग रहा होगा ये साजू माजू से बनवाते हैं चीजों को? नहीं नहीं मेरे बच्चे, उनके पास ट्रेन लोग हैं जो ऐसे लोगों से सब्सिडी ले रहे होते हैं या गुड्स बनवा बनवा के आपको दे रहे होते हैं, जिन पे पूरा भरोसा होता है कि किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं आएगी। तो ऐसे लोग तभी जाके मेरे बच्चे ब्रांड इमेज बनता है। आप भी बना के देखना, और कोशिश करना कि आप भी इसी तरह के, चाहे वो सर्विस हो, बाटा हो, या जो भी हो, इस तरह के जो भी ब्रांड्स हैं। तो मेरे बच्चे, आप भी जूतों के तो बथेरे ब्रांड शुरू हुए होंगे, लेकिन जिनके नाम बन गए, तो मेरे बच्चे बाकी भी तरह उस तरह का नाम बना के बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह के कारीगर नहीं रखे होंगे, हैं। उन्होंने उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी। इसी तरह कपड़े का मामला भी बड़ा अहम होता है। क्या कहता है कि बिजनेस आल्सो नीड्स मार्केटिंग एक्सपर्टाइज। मेरे बच्चे, बगैर मार्केटिंग के तो कुछ भी नहीं होता। मार्केटिंग है तो कुछ है। अब जस्ट एग्जाम्पल, वैसे में अगर मैं बात करूं, अगर आप उससे नीचे उतरोगे, चले ये ऑनलाइन वाले बच्चे, एक सेकंड, क्योंकि आप तो ऑनलाइन हो, आपको क्या फायदा है इस बात का, ये आपके काम की नहीं। बिल्कुल मेरे बच्चे, मैं सुनाना नहीं चाह रहा था, थैंक यू। ले बेटा, कहता है कि बिजनेस आल्सो नीड मार्केटिंग एक्सपर्टाइज। उसके लिए मार्केटिंग, मेरे बच्चे, एक्सपर्टाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल लोग चीज बनाने के ऊपर इतना खर्चा नहीं करते जितना उसको मार्केट करने के ऊपर लगाते। अब देखो ना, जैसे जैसा ये विंटरलैंड आ रहा था लाहौर के अंदर, है, और शुरुआत के अंदर इतने इतने बड़े, इतनी इंपॉर्टेंट जगहों के ऊपर, और जो जितनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसको सारा कवर किया। लाहौर में बर्फबारी। अब लोग देख रहे थे, यार लाहौर में कहाँ में बर्फबारी, इतनी गर्मी है उन दिनों के अंदर, जब पिछले साल में ये लॉन्च किया इन्होंने, है। खाली सिर्फ इतना लिखा हुआ था, इतने इतने बड़े बिलबोर्ड्स के ऊपर। अभी कुछ नहीं बताया था उन्होंने, सिर्फ ये बता रखा था लाहौर में बर्फबारी। अब लोग उसको, लोगों को तरद्दुद पैदा हुआ कि यार ये क्या है लाहौर में बर्फबारी। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने जाके प्रॉपर लॉन्च किया। इसका मतलब करोड़ों की उन्होंने इसकी मार्केटिंग कर दी, विंटरलैंड की। उसको लॉन्च करने से पहले शायद उतना खर्चा उस विंटरलैंड पे नहीं आया होगा जितना उसकी मार्केटिंग के ऊपर कर दिया उन्होंने। बड़े बड़े इश्तिहार चलाए, टीवी के ऊपर भी ऐड चलाए उन्होंने। तो इसका मतलब क्या हुआ, आज के दौर में मेरे बच्चे, मार्केटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो जो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, वो बड़ा तो कहता है कि एडिशनली ए बिजनेस नीड्स फाइनेंशियल रिसोर्सेस। पैसा भी चाहिए होगा, एंड स्किल्स टू फंड। और अगर ये भी होना चाहिए कि खाली पैसा हो ही ना, कल अगर हो सकता है आज पैसा लेकर कोई कारोबार शुरू कर रहे हो, कल वो पैसा सारा अगर इस्तेमाल हो गया, तो मजीद अगर पैसा चाहिए हो, तो मेरे बच्चे ये भी स्किल्स होनी चाहिए कि उस वक्त आप क्या कर सकें, फंड इकट्ठे कर सकें। ये नहीं कि खाली शुरू में आपको पैसा चाहिए होगा, आपको शायद बार बार पैसा चाहिए होगा, तो शुरू का पैसा इकट्ठा कर लिया, और आगे अगर आपके पास मजीद पैसा इकट्ठा करने की स्किल्स नहीं है, तो मेरे बच्चे फिर भी दिक्कत होगी। और टू स्किल्स टू फंड, मेंटेन एंड एक्सपैंड इट्स ऑपरेशन। यानी कि उसके बाद आगे जब बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे होंगे, उस वक्त उसकी जो एक्सपेंशन है, उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको बिजनेस को मजीद एक्सपैंड करने के लिए, तो जब 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 फंड की जरूरत हो, सादा अल्फाज में, वो आपके पास इकट्ठा करने की सलाहियत हो। कहता है कि अदर चैलेंजेस फॉर बिजनेस पीपल इंक्लूड, ये क्या लिखा हुआ, अबाइडिंग बाय लॉस। मेरे बच्चे, बात कर हमारा अच्छा खासा खर्चा तो कानून की पासदारी में लग जाता है। जैसे जस्ट एग्जांपल, बात का होता है कि हमारे यहाँ पे जो लेबर लॉज है, अब लेबर लॉज कहते हैं कि भाई कम से कम आपने इतनी उजरत पे करनी है। अगर हम उतनी उजरत पे नहीं करते, डेफिनेटली, चाहे वो हमारा कोई भी स्टाफ का बंदा हो, कम वैसे समझाने के लिए बात करो, तो मेरे बच्चे, हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब उस कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए, और कानूनी कार्रवाई जैसी मर्जी हो बिजनेस के खिलाफ, ये मेरे बच्चे उस बिजनेस के लिए ओवरऑल बड़ी नुकसानदेह होती है। और बात का तो एक छोटी सी कानूनी गलती से कारोबार को वैसे सील कर दिया जाता है, जैसे मान लो अभी देखो, एक इतनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, एक छोटी सी कानून की खिलाफवर्जी हुई जो पूरे पाकिस्तान में है, उनका ऑफिस की वायरिंग सही नहीं है, आगे वो सील करके चले गए, हैं, इस्लामाबाद के अंदर पीडीआई के दफ्तर को कल। क्या जी, ऑफिस की वायरिंग इतनी अच्छी नहीं, और वहां पे जो आग बुझाने वाले आले पड़े हुए हैं वो पुराने हैं,
और ऊपर छत के ऊपर भी आसमानी बिजली से बचने का कोई प्रॉपर बंदोबस्त नहीं। अब ये तीन चीजों की बेस पे उन्होंने क्या किया, उनकी उनकी बिल्डिंग सील करके चले गए। अब कानून है, ये होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो कहाँ पे रही है। और मजे की बात क्या है, जब यही मामला अदालत में जाएगा तो अदालत उसको कहेगी तो फिर अदालत में भी कुछ नहीं है, आसमानी बिजली से बचने के इंतजाम तो यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पे फिर अदालत भी सील कर दें। कहने का मतलब देखो, ये सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जिसके खिलाफ कानून कोई हरकत में आना चाहे, उसकी छोटी सी गलती के ऊपर भी उसको जितनी मर्जी बड़ी सजा दे सकता है, क्योंकि कानून में इतनी गुंजाइश है। शायद आगे जाके हम पढ़ेंगे कुछ स्टेक होल्डर्स को इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद, वहां पे यही बात मैं दोबारा आपको याद करवाऊंगा, और ये मैं ना याद कराऊं, कम से कम आपको याद आ जाएगी कि कानून क्या है। ये हमारा एक स्टेक होल्डर है और बड़ा पावरफुल स्टेक होल्डर है। हमारी छोटी सी गलती के ऊपर हमें सील करके जा सकता है, हमें बंद करके जा सकता है, जैसे उनको छोटी सी गलती थी उनको बंद करके चलेंगे। तो खैर, तो आपने मेरे बच्चे कानून की भी पाबंदी करनी है, अगर नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस एक्टिंग इन एन एथिकल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर, और आपने एथिकल तरीके से और सोशली रिस्पॉन्सिबल, सोशली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ऐसा इदारा जो सिर्फ अपने मालिकों के लिए प्रॉफिट का ना सोचे, अपने कस्टमर का भी सोचे, उनको एक क्वालिटी प्रोडक्ट मुनासिब प्राइस में दे रहा हो, इसको कहते हैं सोशली रिस्पॉन्सिबल। इसके आगे लफ्ज बोलेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। ये आगे हमारे सिलेबस में एक टर्म आएगी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी की एक सोशल समाजी जिम्मेदारी भी है। तो समाजी जिम्मेदारी क्या है कि सिर्फ मालिकों के लिए प्रॉफिट नहीं कमाना, उस इदारे ने क्या करना है, उसने सब लोगों का भी ख्याल रखना है, उसने अपने एम्प्लॉयज का भी ख्याल रखना है, उसने अपने जो कस्टमर्स हैं उनका भी ख्याल रखना है, उसने लोकल कम्युनिटी इर्द गिर्द के रहने वाले लोग इनका भी ख्याल रखना है। तो इसके लफ्ज क्या बोलते हैं, सोशली रिस्पॉन्सिबल होना, समाजी जिम्मेदारी। कहता है अडॉप्टिंग टू इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस, ये बड़े अहम होते हैं। इसके लिए लफ्ज हम बोलते हैं पेस्टल का। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे तो शायद इसमें गोशर वसीम साहब आपको एक लफ्ज पढ़ाएंगे, पेस्टल। ये पिस्टल नहीं है, एक तो ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ाना भी बड़ा औखा होता है। मैं कहा सर ने दसा पिस्टल के बारे, वो कहना खुदा का खौफ कर सर क्यों पिस्टल के बारे में बताएंगे, ये पेस्टल है। तो मेरे बच्चे पेस्टल होता क्या है, अजीम गल यहाँ पे CFE है। CFE को बाहर से कुछ खतरात हो सकते हैं, जिसकी वजह से CFE को मान लो कि खुदा ना खासा बंद भी हो सकता है इसके ऊपर, या जो भी इकोनॉमिक कोई इस तरह का फेलियर हो सकता है व्हाटसोएवर। अब वो क्या हो सकते हैं, या तो पॉलिटिकल चेंजेस, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल हालात की वजह से बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जो पाकिस्तान से बंद हो गए, जब बड़े सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो पाकिस्तान में आने नहीं चाहते क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं। इसका मतलब पॉलिटिकल हालात भी जो बिजनेस है उसको इफेक्ट करते हैं। इसी तरह इकोनॉमिक, जो हमारे यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट्स की बात कर लो, चाहे इन्फ्लेशन की बात कर लो, है तो ये भी मेरे बच्चे बड़े अहम फैक्टर्स होते हैं जो आपके कारोबार को इफेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह सोशल, लोगों का जो फैशन है, लोगों का जो मेरे बच्चे रिवाज है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो लोगों की डिमांड्स हैं, नीड्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर सोशल फैक्टर चेंज हो रहे हो, लोगों का रिवाज चेंज हो रहा हो, लोगों के टेस्ट चेंज हो रहे हो, तो मेरे बच्चे इससे आप बड़े सारे कारोबार चलते भी हैं नहीं, और बड़े सारे बंद भी हो जाते हैं। क्योंकि अगर फैशन चेंज हो गया तो मेरे बच्चे जो कारोबार जो पुराने फैशन के मुताबिक चल रहे होंगे वो सारे बंद हो जाएंगे। जैसे कभी कोई कैमरे की रीलें बेचा करते थे, हैं, लोगों का फैशन बदल गया, अब मोबाइलों के साथ लोग तस्वीरें वीडियोस बना लेते थे, वो वीडियोस बनाने वालों का कारोबार खत्म हो गया, वो कोडक की सारी रीलें, वो सारा कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि लोगों का फैशन खत्म हो गया वो उस तरह का। उसी तरह मेरे बच्चे टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो इससे भी मेरे बच्चे बड़े सारे कारोबार दें चलते भी हैं और बड़े बंद भी हो जाते हैं। अगर मान लो कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया और हमारे कंपेटिटर ने पहले अडॉप्ट कर लिया, तो मेरे बच्चे आपको खत्म कर देंगे वो है। जैसे मान लो कि जब ये कोविड आया उस वक्त ऑनलाइन क्लासेस का मामला शुरू हुआ। अब ऑनलाइन क्लासेस, जिस इदारे ने उस वक्त इस टेक्नोलॉजी पे नहीं शिफ्ट हुआ, उसने ऑनलाइन क्लासेस की तरफ नहीं गया, तो मेरे बच्चे को खत्म हो गए, बड़े सारे कॉलेज बंद हो गए, बड़े सारे जो लोग वैसे पढ़ाते थे उनके वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सब खत्म हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रॉपर इसको इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया। टेक्नोलॉजी बदल गई, अब लोग घर से बैठ के भी पढ़ना चाह रहे हैं, तो घर से बैठ के पढ़ना चाह रहे हैं, उनको ये सब्सिडी देनी पड़ेगी। इसी तरह मेरे बच्चे जो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये भी बड़ा खतरनाक आपके लिए कुछ ऐसा इन्वायरमेंट की तब्दीलियां गवर्नमेंट को मजबूर करती है कानून साजी के ऊपर भी। तो ये मेरे बच्चों, इसके अलावा कानून, लीगल फैक्टर्स, तो ये सारे इसने चंद एक यहाँ पे लिखे, लेकिन आप इसको किस, ये वैसे मेरा ख्याल है तकरीबन 1 2 3 4, वो मेरा ख्याल है 6 हैं शायद, तो ये होते सारे मिला के पेस्टल फैक्टर्स। कहता है कि इवन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। कहते हैं ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी ये सारे काम करते हैं। कौन से, ये भी मेरे बच्चे मैनेजमेंट भी करती हैं, जाहिर बात मैनेजमेंट चाहिए। अब शौकत खान क्या बगैर मैनेजमेंट के चल रहा हो, मैनेजमेंट भी है, इनको मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। आपको क्या लग रहा है शौकत खान वाले मार्केटिंग नहीं करते? भाई करते हैं, देखो पूरे रमजान के अंदर इधर है, ताकि ज़कात आप शौकत खान को दो, इतनी इतनी एड्स बनाते हैं, वो बड़ी इमोशनल किस्म की एड्स होती हैं। तो मेरे बच्चे ये सारा ये मार्केटिंग ही है ना, वो बता रहे हैं लोगों को अपने बारे में। इसी तरह एंड फाइनेंस एक्टिविटीज टू हेल्प रीच देयर गोल्स, और उनको पैसा भी चाहिए।
इसलिए डोनेशन एक्टिविटी, जो इमरान खान वो डिनर किया करते थे, इस तरह के अरेंज अफ्तारियां अरेंज किया करते थे, तो शौकत खानम की वहां पे फंड रेजिंग हुआ करती थी। ये मेरे बच्चे सारी जितनी चीजें हैं जस्ट रीड करनी है आप लोगों ने। और जस्ट रीड करने का मतलब, अगर आप आगे से पूछ रहे हो, सर जस्ट रीड मतलब एक दफा पढ़ के छोड़ दे तो सर याद कैसे होगा? ले भाई, जस्ट रीड करने का मतलब ये नहीं बस देख देख के इसको समझ के पढ़ना है। ये नहीं कि एक दफा पढ़ के छोड़ दिया तो सर में याद क्या होगा। सारी बात बतानी पड़ती है, इतने बच्चे हो आप लोग। तो मेरे बच्चे बार बार रीड करना है, इसका मतलब ये समझ लो, देख देख के बार बार रीड करना है समझ के। टू अचीव एंड मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि हासिल करना और फिर उसको मेंटेन करना। मेरे बच्चे एक ही दफा प्रॉफिट कमा लेना ये भी कोई काबिलियत नहीं होती, उसके बाद लॉस में चले जाना। प्रॉफिट की हालत में आना और उसको मेंटेन रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बड़े सारे ऐसे होंगे जैसे नोकिया, कभी बड़े प्रॉफिट कमाता होगा लेकिन उसको मेंटेन नहीं रख सका क्योंकि इसकी मार्केट छीन ली मेरे बच्चे एप्पल ने और आई ये जो सैमसंग वगैरह। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको एक प्रॉफिट में जाना और फिर उसको मेंटेन रखना, इसके लिए भी बड़ी काबिलियत चाहिए होती है। कहता है कि बिजनेसेस हैव फाउंड दैट दे मस्ट प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ऑपरेट एफिशिएंटली एंड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। वो उसी तरह की बातें दोबारा कर रहा है, अच्छी प्रोडक्ट बना के बेचेंगे। जब अब देखो ना, नोकिया में वो चीजें बना के दी नहीं जो बाकी एप्पल और इन्होंने बना के देनी शुरू कर दी, तो नोकिया बेचारा मार्केट से आउट हो गया और उन्होंने एफिशिएंटली ऑपरेट ही नहीं किया। जिस तरह बाकी सारे एंड्रॉइड वगैरह पे शिफ्ट हुए, वो बेशर्मी की तरह उस पर चला गया, विंडो पे चला गया, मोबाइल के अंदर विंडो। वो भी उसी तरह जैसे लैपटॉप ऑन होता था वैसे ही अब वो मोबाइल चल रहा है। वो था ही नहीं मेरे बच्चे उस तरह का आज के दौर के मुताबिक। इसी तरह एंड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इन डीलिंग विद द कस्टमर। ये ना हो कि कस्टमर को, जब देखो ना, आप लोगों का हमेशा शिकवा होता है कि जब तक हमारा एडमिशन नहीं हुआ था उस वक्त देखें एडमिशन ऑफिस में हमें बुलाया, जूस जास पिलाया, ये किया, अच्छे तरीके से डील किया। जब एडमिशन हो गया अब सीएफई वाले लिफ्ट ही नहीं करवाते। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे कि कस्टमर्स के साथ डीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप देखो, आप ये नहीं कहना कि सर देखो आप हमें स्टूडेंट नहीं समझते, आप हमें कस्टमर समझते हो। हम तो आपको स्टाफ समझते हैं, इदारे को अपना समझते हैं सर। इतनी दुख वाली बात है? देखो मेरे बच्चे, सेंस तो यही है ना, है? ना तो सच्ची मुच्ची खुदा ना खास्ता हम मालिक बन गए, वैसे मैं बात करूं, तो सेंस तो यही है ना कि, लेकिन कस्टमर ये चाहता है कि हमारे साथ कम से कम एथिकली डील किया जाए। और कई देखो बात का पता क्या है, अगर किसी मोहल्ले में देखोगे आप, दो स्टोर इकट्ठे हैं और दोनों स्टोर्स के अंदर सेम चीजें हैं, एक स्टोर पे रश होगा, एक स्टोर खाली पड़ा हो। और ये मैं फिर अगेन बता रहा हूँ, ये वो चीजें हैं जो जो एक्सपीरियंस है। मुझे याद है कि एक दफा हमारी जमात गई 10 दिन के लिए, तो उस जमात में मेरा ख्याल है कि हमारे ये जो है ना मानसेरा की साइड पे दो स्टोर थे। तो वहां पे आपको पता कि चीजें जरा थोड़ी सी दूर दराज करके एक छोटी सी मार्केट होती है, उस मार्केट में ये दो स्टोर दोनों बराबर थे। तो जिस स्टोर में हम थे वहां पे कमाल का रश लगा हुआ था और साथ वाला खाली था। ये बात भी उस वक्त मैं तकरीबन था भी, तकरीबन कोई मैट्रिक की क्लास में था उस वक्त। लोग फिर जज्बाती भी ज्यादा होते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ यार, हद नहीं हुई। मुझे तरस आ रहा है कि हम इससे खरीद लें, वो जो सामान लेने गए जमात के लिए, हम इससे खरीद लें जिसके पास कोई नहीं बैठा हुआ। हम तो फिर जमात के साथ थे, वहां पे तो वैसे भी इस तरह की चीजें अरूज पे होती हैं दिमाग में, है? तो हम इससे खरीद लेते, इसके तो पास तो पहले ही रश लगा हुआ। लेकिन मेरे बच्चे वहां पे जब देखा उस दुकान में, जब जिसमें रश लगा हुआ था, अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग खुद ही अपने आप को वहां पे चीजें उठा रहे हैं, उसको वेट कर रहे हैं, उसको पैसे उसके गले में रख रहे हैं, कुछ इस तरह का माहौल है, बड़ा बेहतरीन किस्म है। वो बंदा जिसको कहते हैं ना कि वो ये वास्कत होता है ना, कोई बंदा थोड़ा सा उसके सामने जो टेबल पड़ा होता है वो लगी होती है उस पर हाथ, जो हाथ पीछे, हाथ पीछे कर, या तो किधर पीछे हट के खड़ा हो। लोग अजीब है बंदा यार, बेशर्मी है? दुकान में आगे तेरे को भी ये कर, इधर क्यों बैठ गया, उठ इधर से उठ। तो मेरे बच्चे इसकी दुकान नहीं चलेगी, और पक्की बात ऐसे नहीं चलेगी। अब उसकी दुकान क्यों चल रही है, वो रिस्पेक्ट दे रहा है अपने कस्टमर्स को, उसकी वजह से उसकी दुकान पे रश है। सिर्फ एक एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड ने कितना फर्क डाल दिया उसके ऊपर, एक कितना कमा रहा होगा और एक वेला बैठा हो। तो ये एटीट्यूड मेरे बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या करना है, कस्टमर्स को अच्छे तरीके से डील करना है। और खाली कस्टमर नहीं, इंप्लॉइज भी अगर डील नहीं करोगे छोड़ के चले जाएंगे। अगर छोड़ के चले गए आपके कंपेटिटर के पास चले जाएंगे, ज्यादा वहां पे दिल लगा के काम करेंगे ताकि आपको बर्बाद कर सके। सच्ची बात है मेरे बच्चे। एम्प्लॉय के जो होते हैं ना, उनके अंदर जो ग्रजेस होते हैं आपके बारे में, जो आपने उनको तंग किया होता है इस तरह का, वो मेरे बच्चे आपसे बदले लेते हैं। इसलिए एम्प्लॉइज के साथ भी, अपने इन्वेस्टर्स के साथ जिनका पैसा लगा हुआ है, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स के साथ, एंड द कम्युनिटी जो बाकी लोग हैं, ये पढ़ेंगे ये सारे स्टेक होल्डर्स आगे जाके। कहता है कि बिकॉज दीज ग्रुप्स हैव ए स्टेक इन द बिजनेस। स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट, वो खाने वाला स्टेक नहीं है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब क्या है, किसी तरह का कोई मुफाद। मेरे बच्चे ये सारे लोगों के कोई ना कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होते हैं, मुफाद होते हैं।
इनका स्टेक होता है, इसलिए इनके लफ्ज बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। ये पढ़ेंगे मेरे बच्चे, जब टॉपिक आएगा फिर इसको गौर से देखेंगे। कहते हैं कि बिकॉज दीज ग्रुप्स हैव ए स्टेक इन द सक्सेस एंड आउटकम ऑफ ए बिजनेस, यानी कि बिजनेस के कारोबार के अंदर इन लोगों का बड़ा स्टेक होता है, बड़ा इंटरेस्ट होता है। दे आर समटाइम्स कॉल्ड स्टेक होल्डर्स, समटाइम्स क्या, दे आर ऑलवेज कॉल्ड स्टेक होल्डर्स। कहते हैं कि many businesses for example are concerned about how the production and distribution of their products affect the environment। हाँ, बाकी ये भी एक होता है, कंसर्न होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, कि जैसे देखो जो लोग फर्नीचर का कारोबार करते थे बेशरम थे, माजरत के साथ, अगेन हो सकता है आप में से भी बंदा कोई किसी का फर्नीचर का कारोबार करता हो, आपने सीधे सब बेशरम बोल दिया उनको। मैं बेशरम इसलिए बोल रहा हूँ उनको, उन लोगों ने दरख्त काटे, फर्नीचर बना बना के उस लकड़ी का बेचते रहे, लेकिन उसकी जगह पे दरख्त लगाए नहीं। अब वो सारा खत्म हो गया, वो सारी की सारी इंडस्ट्री भी खत्म हो गई है। देखो उन लोगों वो लोग भी, शायद इंडस्ट्री उनकी चलती रहती, आज भी फर्नीचर का कारोबार यहाँ पे हो रहा होता, लकड़ी के फर्नीचर का है, अगर उन लोगों ने क्या किया होता, जहां पे दरख्त काटा था वहां पे लगा भी देते। लेकिन उन्होंने इन्वायरमेंट के बारे में सोचा ही नहीं, उनको लग रहा था ये कुदरती तौर पे खुद ब खुद ही उग जाते हैं। भाई कुदरती तौर पे उग तो जाएंगे जब तुम इस दुनिया की जान छोड़ोगे। हैं, देखा होता है ना, अल्लाह माफ करे, जब किसी घर से जब शिफ्ट होकर लाहौर आ जाए, वो घर ताला लगा के आ जाता है, जब वापस आता है वहां पे देखो पौधे पौधे वहां पे क्या कुछ उगा होता है। इसका मतलब वहां से आपके जाने का इंतजार हो रहा है, जब छोड़ोगे आपकी वजह से चीजें नहीं उग पा रही, तो समझाने के लिए बात करें। और इवन देन वो दीवार में भी देखो, अब वैसे मजे की बात क्या है, जब तक वहां पे होंगे तो दीवार में से कुछ पौधा पौधा नहीं निकलेगा। और अल्लाह माफ करे, जब वहां से कोई बंदा लफ्ज बोलते हैं ना उजड़ जाए या कुछ इस तरह का, उनकी दीवारों में भी दरख्त निकले होते हैं वहां। तो ये तो डिपेंड करेगा ना, फिर जब दुनिया अल्लाह माफ करे छोड़ो इसको, रहने दो एक दफा अपने हालत में, फिर उग जाएंगे दरख्त। लेकिन हम थोड़ा सा फिर दरख्त उगता है, फिर साथ ही काट लेते हैं उसको। तो दरख्त कहाँ पे उगना है, वहां पे खाक उगेगा। तो उन्होंने पूरी इंडस्ट्री तबाह कर दी, वो फर्नीचर के कारोबार करने वाले, और इन्वायरमेंट भी तबाह कर दी। खाली इन्वायरमेंट, आप वो आपको दरख्त नजर ही नहीं आएंगे। इवन अभी भी जंगलात है, इमरान खान ने वो बेचारे ने दरख्त लगाने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं वो कोशिश, अब वहां के इलाके के लोग बता सकते हैं वो कोशिश कितनी कामयाब हुई होगी। बस आखिरी बात, बल्कि कल करेंगे, कल नहीं मतलब मंडे को इंशाल्लाह। ये आगे तो थोड़ी सी काम की चीजें शुरू हो जाएंगी मेरे बच्चे समझने वाली, ये तो बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन छुड़वानी तो नहीं हमने कोई भी। इसी तरह मेरे बच्चे हम पूरी किताब रीड करेंगे एक एक लफ्ज करके, तो साथ साथ बस इसी तरह रीड करते जाइएगा। मैंने पहले दिन आपको बताया था, ज्यादा जो आपका कंसर्न होना चाहिए वो आपका ITA QM और जो PRC वर्ग का सब्जेक्ट है, तो मेरे बच्चे ये ज्यादा कंसर्न, इकोनॉमिक्स भी नो डाउट, लेकिन इसके बारे में परेशान ना हो। ये हर बंदा अपने सब्जेक्ट के बारे में डराता है, लेकिन मैं आपको कभी नहीं डराऊंगा इस बारे में, तो मैं क्यों डराऊंगा आप लोगों को, इस सब्जेक्ट की औकात ही नहीं। लेकिन ये ना हो खुदा ना खासा आपकी भी ना हो, फिर डरना बनता है।